नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बढ़ती महंगाई से निवेश की प्लानिंग कई बार पटरी से उतर जाती है। खास तौर पर 60 के बाद अगर टेंशन फ्री जिंदगी जीनी है तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। और आज होगी इसी विषय पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है, परिचय करा देते हैं। अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर बजाज कैपिटल। अनिल जी, स्वागत करते हैं आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग पर काफ़ी सारे शोज हम आपके साथ पहले भी कर चुके हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया हम इससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है कि हमने अपनी पहली पारी अच्छे से अगर खेल ली तो दूसरी पारी में भी उतनी ही खुशहाल ज़िंदगी, हम टेंशन फ्री ज़िंदगी हम जी सकते हैं। इसलिए दूसरी पारी पर महंगाई ना भारी पड़ जाए, इसलिए कुछ टिप्स लेने बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि आपकी जो भी प्लानिंग होती है, स्पेशली लंबी अवधि की रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, उस पर जो भारी पड़ जाता है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो कि हमें मालूम है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हर कोई ये जानना चाहता है, हमें सवाल ढेरों आते हैं कि हमारी स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग में महंगाई की गणना करना क्यों जरूरी होता है? देखिए, महंगाई की गणना अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको परेशानी होगी और हो सकता है कि आपके पैसे जल्दी खत्म हो जाएं और आपके जीने का मजा कुछ कम हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि आप जब भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करें, चाहे आप 40 की उम्र में करें या 50 की उम्र में, हमेशा से कहते आए हैं कि पहली तनख्वाह के साथ ही आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। और हर एक को अपनी रिटायरमेंट की डेट पता होती है, उस डेट को कितने खर्चे आपको चाहिए होंगे हर महीने। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं स्वाति, वो ये करते हैं कि वो आज के खर्चे को गिन लेते हैं कि अगर आज उनका गुजारा हो जाएगा 1 लाख रुपए महीने से, तो वो कहते हैं जी हमें 1 लाख रुपए मिल जाए तो हमारा गुजारा बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट उनकी 5 साल के बाद है या 10 साल के बाद है, तब जो आज का 1 लाख रुपए है तब शायद उनको पूरा न पड़ेगा। तब उनको अगर 4-5% की भी इन्फ्लेशन रहती है अगले 10 सालों में, तो बढ़ के हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। तो पहली चीज तो सबसे जरूरी यह है कि आपको अपनी रिटायरमेंट की तारीख पता हो और उस तारीख में कितने साल अभी बाकी हैं और उसमें जो महंगाई की जो मार पड़ने वाली है, उससे जो आपका जो मंथली खर्चा है वो कितना बढ़ने वाला है, इसकी जानकारी रखना और उसकी कैलकुलेशन करना, उसकी गणना करना बहुत जरूरी है। फिर जब आप पाएंगे कि भाई आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट आपको हर महीने चाहिए होगा ताकि आप अपना गुजारा जो है गुजर बसर वो कंफर्टेबली कर सकें, तब आप उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करके ये निकाल सकते हैं कि आपको कुल जमा पूंजी कितनी चाहिए होगी। उसका भी हम आपको फॉर्मूला बता देंगे। लेकिन एक चीज और याद रखनी चाहिए स्वाति, कि रिटायरमेंट के बाद जब आपकी नौकरी खत्म हो जाती है, दिनचर्या बदल जाती है आपकी, सुबह शाम जो आप तैयार होके सुबह अपनी गाड़ी में या अपने मेट्रो में निकलते हैं, उसका सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो कुछ खर्चे कम भी हो जाते हैं। तो ये भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और उसका हमारा फॉर्मूला ये है कि जो भी आपके खर्चे महीने के रिटायरमेंट से पिछले महीने के हैं, रिटायरमेंट के बाद में उसमें तकरीबन 25% की कमी आ जाती है। देखिए, आपके जो यूनिफॉर्म कपड़े लत्ते वगैरह हैं, उसका खर्चा कुछ कम हो जाता है, कुछ कम्यूटिंग का खर्चा कम हो जाता है, कुछ और रख रखाव का खर्चा कम हो जाता है। तो ऐसे करके अगर आपको लगता है कि आपकी मंथली रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए की है, तो हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद आपका 80,000 या 75,000 में गुजारा हो जाए। लेकिन उसके साथ ही आपको इन्फ्लेशन जोड़ के वो अमाउंट निकाल के और तब आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और उसका फॉर्मूला ये है कि जो भी आपकी मंथली एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है, उसको आप 225-250 से गुना करें, उतनी जमा पूंजी आपके पास होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है जिससे आपके आराम से आपका लाइफस्टाइल मेंटेन होता है, तो आपको 1 लाख रुपए महीने के कमाने के लिए 250 गुना करेंगे तो 2.5 करोड़ रुपया। तो 2.5 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए जिस दिन आप रिटायर हो, ताकि आप उसकी ऐसी बढ़िया से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकें कि आपको हर महीने 1 लाख रुपया मिलता रहे। और उसके आगे चलते हुए भी, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता जाएगा, तो उसकी भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती जाए। तो उसके लिए कि फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास 250 गुना नहीं है, आपके पास 2.5 करोड़ रुपए नहीं है, आपके पास 2 करोड़ ही है, फिर आपको अपने थोड़ी सी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। थोड़े से खर्चे अपने कम करने पड़ेंगे। 1 लाख की जगह आपको 80,000 में गुजारा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आप अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि आप एक लंबी इनिंग, जो सेकंड इनिंग है, वो मजेदार रहे आपकी, कभी उसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना आए और आप वरी फ्री, केयर फ्री
एक एनर्जी के साथ लंबी जिंदगी जिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करें। आजकल रिटायरमेंट प्लानिंग के सॉफ्टवेयर बनते हैं, जिसमें आप अगर अपनी रकम डाल दें कि कितना अमाउंट चाहिए आपको, कितने साल के बाद आपने रिटायर होना है, उसके लिए आपको कितने पैसे टोटल चाहिए होंगे, ये सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर करके देता है। और उसके बेसिस पे अगर आप अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने पैसे जोड़ते चलते हैं, उसका निवेश उस हिसाब से करते हैं, फिर आप पाएंगे कि आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो काफी कंफर्टेबल हो जाएगी, आरामदायक हो जाएगी, और आप अपने जिंदगी का जो मजा है जीने का वो दुगना हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपने ये इम्पोर्टेंट बात ज़रूर बताई कि आजकल तो इतने टूल्स भी आ गए हैं। वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले तो एक जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, उनसे डिस्कस कीजिए अपने लाइफ के इस इम्पॉर्टेंट गोल को। दूसरा, कई ऐसे क्रेडिबल साइट्स हैं जहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की जाती है उसके कैलकुलेशंस भी दिए होते हैं। तो एक मोटा मोटी आप अप्रॉक्सीमेटली एक अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लानिंग का एक जो कॉर्पस है वो पता कर सकते हैं, मतलब कितनी रकम की ज़रूरत होगी, उस हिसाब से आप निवेश की आज शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कब करनी चाहिए? क्योंकि कई लोग जो कि अभी 30s में हैं, कई दर्शक ऐसे भी हैं जो अपने 40s में हैं, कई दर्शक ऐसे भी हैं जो कि रिटायरमेंट के बेहद करीब हैं। क्या जो लेट शुरुआत करता है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की, माने जो लेट 40s में है, स्टार्टिंग 50s में है, क्या उन्होंने बस थोड़ी मिस कर दी रिटायरमेंट प्लानिंग की? और अगर आप थोड़ा लेट शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो आपको कितनी अग्रेसिव प्लानिंग करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही बोला आपने स्वाति, ये बिल्कुल घर घर की कहानी है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमने पीछे बजाज कैपिटल ने एक हमने सर्वे कराया था, एक रिसर्च कराई थी, और हमने ये पाया, और आप खुद भी सुन के हैरान हो जाएंगे, कि 50 साल जिनकी उम्र हो चुकी थी, उनसे ऊपर के जो लोग थे, 70% लोग ऐसे थे जिन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा ही नहीं था, उन्होंने कुछ शुरुआत ही नहीं करी थी। उनके मन में या उनके दिमाग में ये एक ऐसा एक फीलिंग थी कि भाई हमारा तो प्रोविडेंट फंड जुड़ रहा है, हमारे तो बच्चे कमा रहे हैं, हमारा तो घर बना हुआ है, हमारा तो गुजारा आराम से हो जाएगा, हमें तो पेंशन आएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जो पेंशन है क्या वो काफी होगी, और जब रिटायरमेंट के बाद आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते रहेंगे, इन्फ्लेशन की वजह से क्या उतनी रकम आपको मिल पाएगी, और साथ ही मेडिकल इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो क्या ये सारी चीज ध्यान में रखी? तो फिर जब हम उनको ये पूरी कैलकुलेशन करके बताते हैं, तब उनको लगता है कि भाई थोड़ी देर हो गई है, अगर जल्दी करते तो बेटर प्लानिंग हो जाती। लेकिन हमारा कहना यह है स्वाति कि बेटर लेट देन नेवर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 50 साल तक शुरू नहीं करी तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी आपको ज्यादा एक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी अपने रोजमर्रा के खर्चों में, और थोड़ी अग्रेसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो आपको फंड चुनने पड़ेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़े, लेकिन वो जरूरी हो जाएगा ताकि आप अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को कंफर्टेबल कर सकें। अब रही बात इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए, तो इसका उत्तर तो बहुत ही कंसिस्टेंट और बोरिंग है, और वो ये है कि अपनी पहली तनख्वाह के साथ ही। हम तो आजकल जो यंग लोग हैं उनको ये सलाह देते हैं कि भी जैसे ही आपकी नौकरी शुरू हुई, पहले महीने से ही आप जो है कुछ पीपीएफ में डालना शुरू कर दें, कुछ प्रोविडेंट फंड में तो जुड़ना शुरू हो ही जाता है, एनपीएस अकाउंट खोल लें ताकि आपकी पेंशन की प्लानिंग हो जाए, नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए, म्यूचुअल फंड सिप की 2000 5000 10,000 रुपए जो भी आप अपनी तनख्वाह में से काट के शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप शुरू से ही अपने रिटायरमेंट के बारे में जागरूकता रखेंगे, फिर आपकी जो लाइफ है बहुत मजे में निकलेगी। और यहाँ पे ये भी हम बता दें कि कुछ लोगों का रुझान बढ़ रहा है क्रेडिट की तरफ, क्रेडिट कार्ड की तरफ, या अपने कुछ सोचते हैं कि बहुत टाइम पड़ा है, पहले 5-10 साल तो एंजॉय कर लेते हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई, फोन चेंज कर लेते हैं, अपना ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। तो वो ऐसे करके अगर वो सेविंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को बाद में ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये हम सलाह शुरू से देते आते हैं कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बताएं, और जो यंग लोग हैं वो भी से तैयारी शुरू करें, ताकि आपकी क्योंकि लॉन्जेविटी बढ़ती जा रही है, लोगों की जीने की जो एज है वो उसमें तरक्की होती जा रही है, 75-80 की जगह 90-95 तक लोग आम जीते हैं। तो क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड है रिटायरमेंट के बाद का, और क्योंकि उसमें महंगाई भी होगी, तो जो रिक्वायरमेंट है अमाउंट की रिटायरमेंट के कॉर्पस की, वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्लानिंग जितनी जल्दी हो, जितनी वेल मेटिकुलस हो, उतने ज्यादा बेहतर रहेगा। अब क्योंकि एक महंगाई को मात देने वाले रिटायरमेंट प्लानिंग निवेश की बात कर रहे हैं अनिल जी, तो कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहां पर महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न पाया जा सकता है,
और अभी एक्चुअली समझदारी होगी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश करने की? तो अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, कहाँ कहाँ पर निवेश करना चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें हम इसका प्रश्न का उत्तर दो भाग में देंगे। एक तो पहले वो कि जो लोग अभी रिटायरमेंट प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनकी उम्र अभी 30, 40, 45, 50 साल की है, उनको तो डेफिनेटली चाहिए कि एक बड़ा पोर्शन उनको म्यूचुअल फंड्स में जोड़ना चाहिए सिप के जरिए, ताकि उनको कुछ इक्विटी मार्केट्स का भी फायदा मिले। और ये सब लोग जानते हैं कि जो इक्विटी मार्केट्स की रिटर्न रही हैं, वो हमेशा से ही इन्फ्लेशन को नॉट ओनली बीट करती आई हैं, बट उसके तकरीबन दुगनी रही हैं। अगर एवरेज इन्फ्लेशन हमारा रहा है 7-8% का, तो इक्विटी मार्केट्स की रिटर्न रही है 15-16% की। लेकिन कई लोग इक्विटी मार्केट को ठीक से समझते नहीं है, उससे घबराते हैं, उनको लगता है कि वो स्पेकुलेशन है या पैसे का नुकसान हो जाएगा। उनके लिए हमने एक बड़ा ही सिंपल फार्मूला बना रखा है स्वाति, वो ये है कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए और उतने परसेंट आप इक्विटी में जरूर निवेश करें अपने सेविंग का। यानी कि अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो 70% अपनी सेविंग का लगाएं इक्विटी में, लेकिन अगर आप 50 साल के हो गए तो उसको घटा के 50% कर दें। अगर आप 60 साल के हो गए तब भी 40% जो है वो कम से कम इक्विटी में होना चाहिए। और अगर आप 80 साल के हो गए तब भी मिनिमम एटलीस्ट 20% तो आपके पोर्टफोलियो करानी चाहिए इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी एकमात्र एक ऐसा एसेट क्लास है जो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बीट करता है ओवर ए लॉन्ग टर्म। लेकिन इक्विटी को छोड़ भी दिया अगर, तो कुछ ऐसी बढ़िया स्कीमें हैं, पर्टिकुलरली जो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो गए हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न मिलती है और सरकार ने प्रावधान कर रखे हैं। सबसे पॉपुलर स्कीम तो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि हर एक इंसान कर सकता है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। और वहां पे जो ब्याज है वो आजकल 8.2% है, 8.2%, और 5 साल के लिए अश्योर्ड है, गारंटीड है। और हम सब लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन चल रहा है अभी तकरीबन 6%, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को ही बीट कर देता है। ऐसे ही फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हैं, जो कि सरकार की स्कीम है, आरबीआई के बॉन्ड्स हैं, उसमें जो आजकल ब्याज मिल रहा है वो 8.05% मिल रहा है। ऐसे ही जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है वो 7.4% उसमें ब्याज मिलता है। तो हमें ये देखना है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। और एक और चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए स्वाति, वो है इनकम टैक्स का। तो देखिए, रिटायरमेंट के बाद इनकम कम हो जाती है लोगों की, तो कई लोगों के जो स्लैब है वो 30% से नीचे गिर के 20 या 10 पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो ज्यादा बढ़ जाती हैं जो ऑप्शंस हैं इन्फ्लेशन बीटिंग। लेकिन अगर आपकी 30% टैक्स पैकेट में रहते हैं, अगर आपकी पेंशन बहुत ज्यादा है, रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इनकम अच्छी खासी है, फिर तो आपको इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों को मिला के ऐसी स्कीमें ढूंढनी पड़ेंगी, और वो ज्यादातर आपको मिलेंगी इक्विटी रिलेटेड, जिसमें आपकी रिटर्न जो है वो डबल डिजिट की और ऊपर भी जा सकती है। और एक और स्कीम जिसके बारे में हम हमेशा बताना चाहते हैं, जो कि लंबी अवधि की रिटायरमेंट के लिए एक कारगर सिद्ध होती है, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, वो एक पोटेंशियल वेपन है, उसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें इसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 18 साल की है या 50 की है या 65 की भी अगर होगी है, तब भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और इसमें जो आप निवेश करते हैं पैसा, वो 3 जगह जाके बढ़ता है, इक्विटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो वहां से आपको मिली जुली रिटर्न जो मिलती है वो अभी तक पड़ी है डबल डिजिट की। तो डबल डिजिट मतलब कि भाई जिन्होंने 5-7 साल पहले निवेश किया था उनकी रिटर्न आ रही है 10.5%, 11.25, 11.25, वो गारंटीड नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो आई है, और इसने हमेशा से इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो ये कुछ स्कीमें हैं, इसमें अगर आप मिला जुला के इन्वेस्ट करेंगे तब आप रिटायरमेंट के बाद भी बड़े मजे में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं उसको। सर जी, तो ये रही रिटायरमेंट प्लानिंग और महंगाई को मात देने वाली रिटायरमेंट प्लानिंग के विकल्पों पर अनिल जी से हमने खास चर्चा की। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश म्यूचुअल फंड गाइड। तो आज के इस म्यूचुअल फंड गाइड में खास तौर पर हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की। कई बार निवेशकों को रिस्क से काफी डर लगता है, लेकिन जहां पर रिस्क है वहीं पर रिवॉर्ड भी होता है। इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को समझना बेहद जरूरी है, और अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो उसके लिए रिस्क लेना जरूरी भी है और उसको समझना भी जरूरी है। और इसी रिस्क को समझने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अश्विन पाटनी, हेड प्रोडक्ट एंड अल्टरनेटिव्स, एक्सिस एएमसी। अश्विन, बहुत स्वागत करते हैं आपका म्यूचुअल फंड गाइड में। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो बेहद ज़रूरी है रिस्क को समझना। अब रिस्क को समझना
इस लहजे में हम ज़रूरी भी मानते हैं, क्योंकि हम चाहते तो हैं अच्छे रिवॉर्ड की, लेकिन रिस्क से कई बार डरते हैं हम। इसलिए अश्विन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ निवेशकों की समझ के लिए कि हम रिस्क को डिफाइन कैसे करें। देखिए, सबसे आसान तरीका है रिस्क को समझने का कि रिस्क एक ऐसी घटना है या सिचुएशन है कि जिससे जो आपके एक्सपेक्टेशन से परे ना हो और उससे उल्टी जा सकती है। सो अगर आपको लगता है कि रिस्क है, जैसे हम रोज की अगर बात करें, हम अपने वॉक पे निकले हैं सुबेरे, तो रिस्क क्या हो सकती है कि हमारा पर्पस तो था कि हम वॉक करें और वॉक करके एक्सरसाइज करके घर पे वापस आ जाएं। लेकिन रिस्क ये है कि वॉक करते हुए हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा पैर किसी गड्ढे में गिर गया या कोई हमारी किसी से टक्कर हो गई, तो हमारा जो जो हमारा टारगेट था वो हम कर नहीं पाए और उसकी बजाय हम दूसरी चीज कर पाए। यही इसी तरह से हम इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट हमारा करने का जो ऑब्जेक्टिव है या जो पर्पस है, वो है कि हमको एक पोर्टफोलियो के लिए एक लंबे समय के लिए एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट करना। रिस्क है ऐसी कोई भी चीज जो इस जर्नी में या इस हमारे सफर में हमारी रुकावटें पैदा कर सकती है या इस सफर को अलग डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। तो ये तो है रिस्क। ओके, तो किसी भी निवेश के सफर में एक रुकावट जो खड़ी हो जाती है, कोई अनिश्चित घटना अगर आ जाती है, जो हम मार्केट में अलग अलग इवेंट्स भी देखते हैं, उसको हम रिस्क समझ सकते हैं। अब जो निवेशक है, क्योंकि रिस्क एक तरीके का नहीं होता है अश्विन, इसलिए रिस्क के अलग अलग प्रकार को जानना और समझना ज़रूरी है। इसलिए एक जो निवेशक है वो रिस्क को अलग अलग प्रकार को कैसे समझे, मतलब एक तो उसका अपना एक जो उसके अपने निवेश से जुड़ा हुआ रिस्क भी है, और फिर उसके निवेश जो मतलब जहां पर वो निवेश कर रहा है, जिस भी एसेट क्लास में निवेश कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ भी रिस्क है। तो अगर हम रिस्क के अलग अलग प्रकारों को समझे तो वो कौन से रिस्क हैं जो एक निवेशक को मालूम होने चाहिए? जैसा आपने सही बताया एकदम, दो दो बहुत ज़रूरी तरीके हैं जो रिस्क को देखने के, जो जो हम सबको पता होने चाहिए और जो हम सबको देखना चाहिए। एक तो है कि हमारा खुद का जो रिस्क के तरफ क्या हमारा रवैया है, हम कैसी हमारी रिस्क एपेटाइट है, कि क्या हमारी पर्सनल हमारी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। कुछ लोगों की क्षमता होती है ज़्यादा रिस्क लेने की, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लंबा होराइज़न होता है रिकवर करने का, उनके पास दूसरे आय के दूसरे सोर्स होते हैं ताकि रिकवर करने के लिए, या उनके पास अर्निंग पावर होता है। तो हर एक जन का, हर एक इन्वेस्टर का रिस्क का जो एपेटाइट है वो बराबर नहीं होता। कहीं कहीं किसी इन्वेस्टर का कभी ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप को बेहतर समझें कि हम एज़ एन इन्वेस्टर हमारा खुद का रिस्क की तरफ क्या रवैया है, क्या हमारी एपेटाइट है। और वो है जो मतलब उसके लिए अलग-अलग टूल होते हैं और उसको एक तरह से अपना खुद का रिस्क समझना ज़रूरी है। एक जो टूल है वो है रिस्क प्रोफाइलर, जिससे आप अपना रिस्क समझ सकते हैं। अब दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिस्क जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या है। हर इन्वेस्टमेंट की रिस्क बराबर नहीं होती। अगर सबसे समान आपको एग्ज़ाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो अगर हम देखें 2 बड़े एसेट क्लास होते हैं, इक्विटी होता है, डेट होता है। इक्विटी और डेट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे बड़ा फ़र्क है कि दोनों की रिस्क बहुत अलग होती है। इक्विटी ग्रोथ होता है, ऊपर-नीचे जाता है, नुकसान की रिस्क ज़्यादा होती है, डेट थोड़ा स्टेबल होता है, नुकसान की रिस्क कम होती है। तो जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को जाँच रहे हैं, परख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं उसमें आपको जाना है, नहीं जाना है, उस इन्वेस्टमेंट की रिस्क समझना ज़रूरी होता है। उसके लिए अलग-अलग टूल होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को यूज़ कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर होता है। तो ये दोनों रिस्क को समझकर और इन दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग के साथ जो जब हम कोई निर्णय लेंगे, तो वो हमारा सही एक डायरेक्शन सेट करने में हमारी मदद करेगा। जस्ट एक बार फिर दोहराऊँगा कि खुद की रिस्क, आपकी खुद की रिस्क की तरफ क्या एपेटाइट है, और इन्वेस्टमेंट की रिस्क प्रोफाइल कैसी है, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आपने रिस्क प्रोफाइलर का यहाँ पर जिक्र किया, तो एक निवेशक ऐसे टूल आपने बताया कि ऐसे टूल आते हैं जिससे कि आप अपने रिस्क को समझ सकते हैं, आंक सकते हैं।
कैसे काम करता है टूल रिस्क प्रोफाइलर? कैसे समझे एक निवेशक कि इस टूल की मदद से वो अपने रिस्क को समझ सकता है कैसे? अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊँ तो बेसिकली किसी भी टूल का जो जो तरीका होता है कि आपको समझने के लिए कि आपको कुछ सवाल होते हैं जो आपको एज़ एन इन्वेस्टर जवाब देने होते हैं। वो आपकी रिस्क समझने के लिए वो सवाल आपको हेल्प करते हैं। आपकी होराइज़न क्या है, आपका कितना समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आप उतार-चढ़ाव आपकी इन्वेस्टमेंट में आप देखने के लिए तैयार हैं या समझने के लिए तैयार हैं। इस तरह की चीज़ों से आपका रिस्क डिसाइड होता है। तो रिस्क प्रोफाइलर एक ऐसा टूल है जो इन सब चीज़ों को यूज़ करके इन सब चीज़ों को के ज़रिए आपकी ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल आपको समझने में आपकी मदद करता है। तो ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल को समझने का एक बेहतरीन ज़रिया रिस्क प्रोफाइलर एक टूल है। अश्विन, समझना ज़रूरी है कि हर तरह का रिस्क बुरा नहीं होता है और रिस्क और रिवॉर्ड एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि अब एक निवेशक को मानिए एक किसी रिस्क प्रोफाइलर की मदद से या एक टूल की मदद से अगर वो समझना चाहें कि वो अपने रिस्क के साथ साथ अपनी जोखिम क्षमता के साथ साथ अपने निवेश के रिस्क को अलाइन कैसे कर सकते हैं, तो एक टूल तो मदद कर सकता है, लेकिन जो एक फाइनल जो एक विवेक होता है वो एक निवेशक का ही होता है अपने निवेश को आगे बढ़ाने का। तो इन दोनों ही रिस्क को अलाइन कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे ज़रूरी जो एक पहला कदम है कि अगर आप अपने आप को बेहतर समझें कि एज़ एन इन्वेस्टर आपकी क्या प्रक्रिया होगी, आपको कैसा लगेगा अगर मार्केट उतार-चढ़ाव हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये टूल जब आप उपयोग करते हैं तो एक आपको अपने आप को समझने में ये टूल आपको बहुत काम आते हैं। जब आप अपने आप को थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं तो आपको समय से पहले इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचने पे ये टूल मजबूर करते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे आजकल के ज़माने की बात करें, इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रही है। तो जो इन्वेस्टर आज आ रहे हैं वो ये एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि मार्केट अच्छा कर रहा है, इस मार्केट में मुझे पार्टिसिपेट करना है। लेकिन हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में सिर्फ बेहतर नहीं, उतार-चढ़ाव दोनों होते हैं। तो जब आप बिना तैयारी के साथ आते हैं, बिना अपने आप को समझे आते हैं और तब फिर मार्केट में जब उतार आता है, तब आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं और आपको एक गलत डिसीजन की रिस्क आपकी बढ़ जाती है कि आप कुछ ऐसा ऐसा कर देंगे जो आप बाद में उसको लेके पछताएँगे या जिसको लेकर के आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें प्रोफाइलर को यूज़ करते हैं अपने आप को बेहतर समझने के लिए, आपको थोड़ा ये चीज़ें आपको फ़ोर्स भी करती हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में पहले से सोचें और पहले से सोच के जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तब जब एक्चुअली मार्केट में जब उतार-चढ़ाव आता है, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ उतना शायद सरप्राइज़ ना करे या उतनी तरह से आपको पैनिक ना करे, जैसे अगर आप बिना तैयारी के इन्वेस्ट करते। तो ये आपको बेहतर प्लानिंग या बेहतर तैयार करता है मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब तैयारी है। अल्टीमेटली और आखिर में एज़ एन इन्वेस्टर हमारा काम है कि हम संयम बनाए रखें। हम लॉन्ग टर्म, हमारी जो होराइज़न है, जो हमने जिस सोच के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें हम अपने पाथ पे बने रहें। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो गलत समय पे गलत टाइमिंग लेकर के, जैसे मार्केट जब अच्छा नहीं होता है तब पैनिक में रिडीम करके या मार्केट से बाहर निकलते हैं, तो उस समय फिर उनके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये सारे जो एक डिसीजन है, ये हम अपने ऊपर एक डिसिप्लिन रख के एक अच्छा लंबे समय वाला डिसीजन लें, तो वो सबसे सही होगा हमारे पोर्टफोलियो के लिए। जी, अश्विन, बहुत धन्यवाद आपका करेंगे हमारे साथ। आपने रिस्क की परिभाषा ना सिर्फ बताई बल्कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है, रिस्क को एक टूल के ज़रिए हम कैसे समझ सकते हैं और इवेंचुअली अपने निवेश की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे और हमारी इस खास पेशकश म्यूचुअल फंड गाइड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।